फ्रेंड्स हमने हमारा बुक है द स्विच एक्टिवेट योर मेटाबॉलिज्म फॉर हेल्दी लाइफ जेम्स टोबी क्लेमेंट एंड हमने सैटरडे को देखा था कि यू नो लेरॉन सिंड्रोम एक पर्टिकुलर बीमारी है जो डॉक्टर लेरॉन उनके हाथों पहले लगा था, एक इजरायली डॉक्टर, लॉन्ग लिविंग डॉक्टर बोल सकते हैं। आज की तारीख में 97 ईयर्स ओल्ड एंड स्टिल वर्किंग। और उनके ऊपर में था और हमने वो देखा कि लास्ट जो हमने जहाँ पे हमने रोका था वो था कि इक्वाडोर बोल के एक जगह पर जहाँ पे कि ये जो लेरॉन सिंड्रोम जहाँ में कि लोग बौने होते हैं, डॉप्स। तो पूरा वो उस पर्टिकुलर एरिया में काफी सारे लोग थे जो सब बौने थे। मतलब वो जस्ट बिकॉज कि दे वर ऑल डिसेंडेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रेस, वो स्पेनिश डिसेंट के थे। तो और वो लोग सब वहाँ पे बसे हुए थे, दे वर ऑल जूस। तो उसके बारे में ही है। तो आगे जो है ये बताते हैं कि मतलब ही इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू अस कि एक्चुअल में ये पूरा जो जीन्स का खेल कैसा है। राइट, ही ट्राइड बिट अबाउट कि कैसे ये डीएनए स्ट्रक्चर बनता है और कैसे यू नो कोई भी जीन्स कैसे ट्रांसफर होती है। राइट, इस सब के बारे में है। वेरी इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा लेमन लैंग्वेज में बताया तो शायद समझ में आ जाए, क्योंकि मुझे आज तक जो डीएनए वगैरह जो नहीं समझ में आया, इसमें थोड़ा बहुत समझ में आया कि ये डीएनए होता कैसे है करके क्या है। तो यहाँ में बताते हैं कि द नेक्स्ट जो पैरा है वो है जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप्स। राइट, बायोलॉजी पीपल दे मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट। मैंने तो पहली बार सुना इसके बारे में। बोलेंगे some basic Mendelian genetics will help you understand how characteristic, or in this case disorders, are passed from one generation to the next and end up being common in isolated geographical area but rare throughout the rest of the world. जो ग्रिगोर मेंडल को बोला जाता है कि ही इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। राइट, बहुत पहले 1860s में ही हैड फाउंड सम पीस में रिसर्च वगैरह किया, मटर के दाने में। एंड उन्होंने वो बेसिक चीजें बताई डीएनए वगैरह के बारे में। उन्होंने कुछ नहीं था, बट ही हैड टॉल्ड ग्रिगोर मेंडल। तो उन्हीं का कॉन्सेप्ट को बोला जाता है मेंडेलियन जेनेटिक्स बोला जाता है। राइट, तो दिस इज अबाउट दैट मेंडेलियन जेनेटिक्स की। उसमें ये बताते हैं कि मेंडेलियन जेनेटिक्स के हिसाब से कि कैसे कोई भी बीमारी या कोई भी जीन्स कैसे ट्रांसफर होती है, एज वेल एज कि एक पर्टिकुलर आइसोलेटेड एरिया में, ज्योग्राफिकल एरिया में कैसे वो बीमारी रुक जाती है। तो उसके बारे में है ये। तो यहाँ पे बताते हैं कि योर जेनेटिक कोड इज फाउंड वर्चुअली और इन ऑल ऑफ द ट्रिलियंस ऑफ सेल्स इन योर बॉडी। हमारा जो हर आदमी का अपना एक जेनेटिक कोड है, ये हमारे जितने भी जो ट्रिलियंस ऑफ अरबों खरबों जो सेल्स है, इन सब में पाया। इट प्रोवाइड्स द इंस्ट्रक्शंस योर बॉडी नीड टू ऑपरेट एंड कैरी आउट बेसिक सर्वाइवल। ये जो जेनेटिक्स है ये हमारे शरीर को जितने भी हम जो फंक्शंस कैरी आउट करते हैं, जो भी एक्टिविटी कैरी आउट करते हैं, वो सबको इंस्ट्रक्शन देता है ये क्या बोलते हैं, जेनेटिक कोड। हर आदमी के अंदर में जो कोड, ये जो कोड है, दिस कोड इज पैकेज इनटू द डीएनए। राइट, जो डीएनए में क्या है, सॉरी इनटू द एक्चुअली इनटू द क्रोमोसोम्स, 23 क्रोमोसोम्स के अंदर। राइट, विच आर like individual volumes of information in the DNA library। एक डीएनए लाइब्रेरी करके अगर मान लें तो उसके अंदर में ये 23 क्रोमोसोम्स हैं, उसके अंदर में सारा ये जेनेटिक कोड पैक, और वो उस लाइब्रेरी में इकट्ठा होकर पड़ा है मान लें। अब ये जो क्या है, द क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। क्रोमोसोम्स के अंदर में डीएनए के स्ट्रैंड्स होते हैं। डीएनए बोलते ही अगर हम लोग इतना अगर थोड़ा सा भी जागरूक है तो हमको पता है, हमारे दिमाग में वो एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर आता है। राइट, वो इधर सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर। तो क्या है कि दीज स्ट्रैंड्स, तो क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। दीज स्ट्रैंड्स आर अरेंज्ड इन अ कॉर्कस्क्रू शेप। डीएनए स्ट्रक्चर आपने देखा होगा ना, कॉर्कस्क्रू शेप होता है ऐसे। राइट, तो which gives DNA its most famous structure that resembles a twisted ladder। डीएनए का स्ट्रक्चर है ना एक ट्विस्टेड लैडर की तरह।
कॉल्ड अ डबल हेलिक्स। तो बोला जाता है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। रेनू को पक्का समझ में आ रहा होगा, शी मस्ट हैव लर्नड ऑल दीस थिंग्स इन द अभी लेटेस्ट इसमें पढ़ा होगा। एंड द रंग्स ऑफ दिस, अब ये जो लैडर ऐसे बना हुआ है ना स्ट्रक्चर, ठीक है, उसमें क्या है, करीब 3 बिलियन बेस पेयर। आई ट्राई टू शो इट, एक मिनट, जस्ट मिनट। आई थिंक आई विल बी एबल टू, क्योंकि उस दिन मैं कर रहा था तो हो नहीं पाया, बट आई थिंक आज मैं इसको दिखा पाऊंगा आप लोगों को। तो ये स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है। अ, थोड़ा सा अपडेट ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं। आई वाज ट्राइंग टू ओपन विंडोज इसमें, सॉरी किंडल को मैं कंप्यूटर में खोलने की, चलिए उसको हम दिखाते हैं आपको इन ड्यू कोर्स। तो क्या है कि अब ये जो सीढ़ी नुमा ऐसे बना हुआ है ना, जैसे सीढ़ी अगर ऐसे है मान लीजिए, ठीक है, तो इसको सपोर्ट के लिए कुछ तो चाहिए ना बीच में, जिस पे पैर रख के आप चढ़ेंगे। तो ये जो सपोर्ट्स बने हुए हैं, अब स्फेरिकल शेप में है, तो ये सपोर्ट्स कैसे बने हुए हैं, इसमें क्या है कि करीब 3 बिलियन बेस पेयर्स बने हुए हैं बोलते हैं। मतलब एक एक टाइप का, एक दूसरा दूसरा टाइप का, और पेयर है। पेयर वाइज मतलब क्या है कि इधर से एक चीज है, इधर से एक चीज है, वो जुड़ के इसको संभालती है। ठीक है, वो सीढ़ी ऐसे घुमा हुआ टाइप सीढ़ी है, तो उस तरह करके 3 बिलियन बेस पेयर्स हैं बोलते हैं, रिप्रेजेंटेड बाई 4 केमिकल बेसेस, 4 केमिकल बेस हैं। राइट। ये ओके, तो 4 केमिकल बेस के ऊपर में ये टिका हुआ है। एंड इसको बोला जाता है न्यूक्लियोटाइड्स। राइट। और ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है, इसको 4 लेटर्स में बताते हैं, दैट इज A T G and C। ठीक है, ए होता है एडिनाइन, टी होता है थाइमिन। ठीक है, तो एडिनाइन और थाइमिन, मान लीजिए ये एडिनाइन है तो ये थाइमिन, ठीक है, ऐसे कनेक्टेड है। ठीक है, तब वो सीडी का वो बेस पेयर बनता है एक। ठीक है, उसके नीचे एक गुआनाइन एंड साइटोसाइन, उसके नीचे एक गुआनाइन साइटोसाइन रहेगा। फिर उसके नीचे फिर एक एडिनाइन और थाइमिन रहेगा, फिर उसके नीचे गुआनाइन एंड साइटोसिन। तो ऐसे करके 3 बिलियन पेयर्स कनेक्टेड डीएनए के अंदर। कैन यू इमेजिन दैट? राइट। तो मैं ये पढ़ा था तो मैं ऐसे थोड़ा सा ऐसे विजुअलाइज कर रहा था कि कितना ह्यूज होगा। ठीक है, बट इतना सा सूक्ष्म सा है, डीएनए कितना छोटा होता है। right? तो the sequence of these nucleotides forming part of a chromosome are what determines the tens of thousands of genes encoded। अब ये जो पेयर है ना, इसका जो सीक्वेंस है कि कैसे कैसे लगा हुआ है, 2 GNC साथ में लगे हुए हैं, एक ANT साथ में है, एक के बाद एक है, वो सब डिटरमाइन करता है बेसिकली। राइट राइट। यस यस, सेम सेम। राइट सर, आप शेयर कर रहे हैं? फिलहाल सर शेयर कर रहे हैं, कौन शेयर? नहीं सर। ओके सनील सर, एकदम एकदम सही है, एकदम ये देख सकते हैं आप, एकदम सनील सर ने अभी क्लियरली यहाँ पे बताया, देखिए ऑल्टरनेट पेयर दिख रहे हैं आपको। ये, अब ये जरूरी नहीं कि ऑल्टरनेट ही हो, देखिए यहाँ पे ये है, यहाँ पे दो एक साथ है। ठीक है, तो दीज डिटरमाइन, ये जो चीजें हैं ये डिटरमाइन करती हैं आपको कि आपका जेनेटिक कोड कैसे है। ठीक है, आपका कैरेक्टर कैसे होने वाला है, सब कुछ कैसे होना है। ठीक है, तो एज यू प्रोबेबली ऑलरेडी नो, बोल रहे हैं कि जीन्स आर व्हाट अल्टीमेटली डिक्टेट एवरीथिंग अबाउट यू। जो जीन्स होती हैं ये अल्टीमेटली हमें डिक्टेट करते हैं कि हम क्या हैं बेसिकली, हमारा पूरा वो जीन स्ट्रक्चर हमें बताता है। फ्रॉम द कलर ऑफ योर आईज, आपकी आंखों का जो कलर है उससे लेकर, यू नो, फ्रॉम योर रिस्क ऑफ डेवलपिंग अल्जाइमर्स और हार्ट डिजीज। ये सब चीजें ये बताती हैं बेसिकली, हमारे हमारे जीन्स डिक्टेट करती है कि हमारे अंदर में हमारी आंखों का कलर क्या है, बाल का कलर क्या है, हर चीज। इट हेल्प्स टू थिंक ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स as like letters in a specific in a special alphabet। मान लीजिए ये कुछ स्पेशल अल्फाबेट टाइप बना हुआ है, ठीक है, और उन स्पेशल अल्फाबेट से सेंटेंसेस बनाए जाते हैं जो हमारा पूरा एक्सप्रेशन को बताता है, हमारे पूरे जीन्स के एक्सप्रेशन को बताता है, हमारा कैरेक्टर कैसे बनेगा, ये सब सारी चीजें बताता है। तो बोल रहे हैं कि आर इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम व्हाट वी लुक लाइक and how fast we can run the nuances in our personality and our risk of developing certain illnesses
are determined largely by the genes we inherit from our parents. तो हमारा जो इंडिविजुअल कैरेक्टर है, कैरेक्टरिस्टिक जो भी चीजें हमारी बनती हैं वो, एंड हाउ फास्ट वी कैन, मतलब हम हमको कोई पर्टिकुलर बीमारी हमको कैसे आ जाए, डेवलपिंग सर्टेन इलनेसेस, राइट, ये सब डिटरमाइन करता है कि हमें कौन सी जीन्स हमारे पेरेंट्स से हमने इनहेरिट किया हुआ है, हमारे पेरेंट्स से हमको जो चीज मिला हुआ है वो उस पर डिपेंड करता है, राइट। तो ऑफ कोर्स एनवायरनमेंट डज प्ले अ रोल, ठीक है, आप एनवायरनमेंट के ऊपर मैं बोल सकते हैं, लेकिन फर्दर यहाँ पे डिस्कशन हो रही है जीन्स के ऊपर में, तो जीन्स को लेके चलते हैं, राइट। ईच ऑफ अस हैज अबाउट 20,000 टू 25,000 जीन्स, 20,000 से 25,000 जीन्स हैं हम सब में, ठीक है। लेकिन मजेदार बात देखिए, बट ओनली अबाउट 1% ऑफ दीज मेक्स यू एंड मी द इंडिविजुअल, यूनिक इंडिविजुअल। ये 20 से 25,000 जीन्स में से सिर्फ 1% डिसाइड करता है हमारा यूनिकनेस। मतलब मनोज, अगर मनोज है तो सिर्फ वो 1% से, वरना मनोज, श्रीलाल, राजेश सब एक है, एक ही है, राइट। तो हर आदमी में दैट 1% ओनली डिटरमाइंस की उसका ये बेसिक चीज है। तो अगर 25,000 जीन्स है, उसका 1% कितना होगा, right? तो वो आप समझ लीजिए कितना है, तो उतना मतलब कम जीन्स रिक्वायर्ड है, बताएं। तो बाकी 99 हमारा सबका कॉमन, राइट। खाम खाई हम आपस में लड़ते रहते हैं। 99% वी आर कॉमन, कैन यू इमेजिन दैट? एंड तो अब ये वी इनहेरिट वन सेट ऑफ जीन्स फ्रॉम ईच पेरेंट वाया द क्रोमोसोम, ये तो हमने पढ़ा है, ठीक है। एक्स वाई क्रोमोसोम मिलता है, जिससे कि मालूम चलता है कि बेबी इज गोइंग टू बी गर्ल और चाइल्ड एक्स एक्स होगा, एक्स वाई होगा, ऑल दिस दोस थिंग्स पता है। तो हम क्या है कि एक एक जीन्स जो है हमारे पेरेंट्स से हमें मिलता है, ठीक है, एक एक, एक क्रोमोसोम, ठीक है, एक एक जीन्स वाया द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के थ्रू से एक 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 जीन्स हमें हमारे पेरेंट्स से मिलता है। Each genetic character trait is produced by a pair of gene variants called alleles. अब हर जो जेनेटिक कोड जो बनता है ना, जो हमारे अंदर में जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक जो बनता है, ये एक पेयर से बनता है, उसको बोलते हैं एलिलीज को। नाउ द इंडिविजुअल मेंबर ऑफ अ पेयर ऑफ एलिलीज मे बी डिफरेंट इन देयर एक्सप्रेशन। तो ये जो एलिलीज बनता है ये पेयर से बनता है, एक यहाँ से एक यहाँ से, ठीक है, एक एक मम्मी से एक पापा से, मान, राइट। अब इसमें से दोनों का कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करता है कि क्या चीज बनकर आएगा, क्या निकल के आएगा, राइट। अगर एक पर्टिकुलर किसी चीज में डोमिनेंट है ओवर द अदर, तो वो कैरेक्टरिस्टिक दिखाएगा। तो इट्स ये प्योरली चांस है, कोई जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली हम चूज नहीं कर सकते कि भैया नहीं मेरे को मम्मी के कैरेक्टरिस्टिक ही मेरे को चाहिए, या यू कैन नॉट चूज किया मेरी तरह ही मेरा बच्चा बने, नहीं, जरूरी नहीं है, आपकी आपकी वाइफ की तरह बन सकता है। राइट। तो ये चांस है, हाउ द एलिलीज कंबाइन, तो ये कैसे कंबाइन होते हैं ये चांस पे डिपेंड करता है, एंड आर पास डाउन टू द नेक्स्ट जनरेशन, राइट। इफ यू आर कंफ्यूज, अब ये अगर बायोलॉजी से थोड़ा सा कंफ्यूज है, ये बोल रहे हैं कि, तो उसमें बोल रहे हैं अगर सिंपल एक्सप्लेन किया जाए, मान लीजिए कि व्हेन ए पर्सन विथ ब्लू आई हैज बायोलॉजिकल चिल्ड्रन विथ समवन हु हैज ब्राउन आई, अगर एक बंदा है जिसका ब्लू, नीली आंखें, एंड हिज वाइफ या हिज हर हस्बैंड जो भी है, अगर वो एक ब्राउन आइड बंदे से मतलब बायोलॉजिकली बच्चा पैदा करते हैं, तो द ऑफस्प्रिंग कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लू एंड ब्राउन आइड। तो बच्चा जो है ब्लू ब्राउन का कॉम्बिनेशन में वो बच्चा हो सकता है, उसकी आंखें, राइट, डिपेंडिंग ऑन हाउ द alleles mix and whether or not the brown eyed parent is passing on the recessive genes for blue eye या उल्टा है, राइट। मतलब जो ये डिपेंड करता है बच्चे की आंखों का कलर, कि कौन सा जीन जो है डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव वैल्यूज में, राइट, सिंपल सा फैक्टर, राइट। so so that brown eyed might carry the recessive allele of blue eyes। अगर उसका ब्लू आइज होगा ना, तो उसको क्या है कि उसका जो ब्राउन आइज का जो वो होगा, कैरेक्टर होगा, जेनेटिक होगा, वो रिसेसिव होगा, वो दबा हुआ होगा, राइट। तो इट वुड बी मार्क्ड एज एलिली फॉर ब्राउन आइज विच इज डोमिनेंट। अगर उसकी ब्राउन आइज होंगी तो मतलब कि वो वाला पर्टिकुलर ये जो है वो डोमिनेंट है, ठीक है, वो निखर के दिखा रहा है। तो बोल रहे हैं कि अ म्यूटेशन इन अ जीन इज वन ऑफ द फर्स्ट
22 non-sex related chromosomes can lead to a disorder referred to as autosomal. अब ये म्यूटेशन क्या होता है, ठीक है, म्यूटेंट्स और म्यूटेशन में क्या होता है, 23 क्रोमोसोम्स तो होते हैं, ठीक है, एक तो डिसाइड करता है हमारा सेक्स पे, ठीक है, वो लड़का होगा या लड़की, बाकी जो 22 होते हैं जो नॉन सेक्स रिलेटेड क्रोमोसोम्स होते हैं, इनके अंदर में कोई भी अगर जीन्स में जो एलिलीज में उन आगे पीछे जो होता है ना, दैट एक्चुअली डिटरमाइन करता है कोई भी डिसऑर्डर जो होता है हमारे, राइट, और उस चीज को बोला जाता है ऑटोसोमल बोला जाता है। नाउ इनहेरिटेड ऑटोसोमल जेनेटिक म्यूटेशंस आर जनरली एदर डोमिनेंट और रिसेसिव। अभी जो ऑटोसोमल, मान लीजिए कोई भी पर्टिकुलर डिसऑर्डर कहीं से मम्मी से पापा से कहीं से आपको मिला है, तो इस जो जेनेटिक म्यूटेशन को ये डिपेंड करता है कि कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव, राइट, कौन सा निखर के दिखा रहा है और कौन सा दबा हुआ है। अगर अगर एक में कोई पर्टिकुलर बीमारी है और वहां से मम्मी से है, मान लीजिए पापा से है, अगर मम्मी का ये अगर डोमिनेंट नहीं है तो आपको वो बीमारी नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि दोनों को क्रोमोसोम्स तो आपको मिले हुए, ठीक है, लेकिन वो बीमारी शायद आपको नहीं आएगी, लेकिन अगर डोमिनेंट होगा तो वो डिसऑर्डर आपको आ सकता है। तो if they are dominant, only one copy of the genes from a single parent is required to express the observable characteristics of the result. अब यहाँ पे भी एक मजेदार बात ये है कि अगर वो डोमिनेंट कैरेक्टर है तो सिर्फ एक वो, अगर वो जो डोमिनेंट वाला ही आ गया तो वही दिखा देगा कि भाई आदमी में वो डिसऑर्डर है, ठीक है, उस बच्चे में उस डिसऑर्डर है। इसको बोला जाता है फिनोटाइप, जो डोमिनेंट वाला कैरेक्टर है। फिनोटाइप में जीनोटाइप करके जो ये था। नाउ इन दिस सिचुएशन क्या होता है कि एटलीस्ट वन ऑफ द पेरेंट्स विल शो फिजिकल साइंस ऑफ द डिसऑर्डर। जो फिनोटाइप अगर किसी को मिला हुआ है तो पक्की बात है कि उनके जो जो उस बच्चे को जो पेरेंट होंगे उनको पक्का ये बीमारी रही है, ठीक है, और वो डोमिनेंट तरह से दिखा रहा हो, ठीक है। पता नहीं एम आई मेकिंग माई सेल्फ क्लियर, मैं तो बता तो रहा हूँ, आप लोगों को कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, राइट। आई पुट द स्क्रीनशॉट आल्सो दिस थिंग ग्रुप में, तो आप लोग इसको दोबारा पढ़ के अपनी लैंग्वेज में भी थोड़ा समझ सकते हैं, ठीक है, ये जो मैं समझाऊँ उस चीज को मैं आपको समझा रहा हूँ, right? आगे इसका एक फोटोग्राफ है, वो मैं दिखाऊंगा आपको, तो आपको समझ में आएगा एक्चुअल में वो पिक्टोग्राफ में कि कैसे ये चीज होता है, राइट। तो a recessive genetic mutation takes place when an abnormal gene inherited from one parent is non-dominant over the normal gene. रिसेसिव जीन म्यूटेशन यानी कि म्यूटेशन तो हो रहा है लेकिन रिसेसिव है, जिनको वो नहीं होता है, उस पर्टिकुलर कोई भी बीमारी मान लेते हैं, अगर वो उस बच्चे में नहीं हो रहा है, मतलब क्या है कि एक अबनॉर्मल जीन आया हुआ है, जो मतलब एक पेरेंट्स में तो बीमारी है, वहां से तो वो जीन्स मिला हुआ है, लेकिन वो डोमिनेंट नहीं, इट्स नॉन डोमिनेंट, ठीक है, ओवर द नॉर्मल जीन, जो नॉर्मल जीन मिला हुआ उससे वो नॉन डोमिनेंट है, रिसेसिव, राइट, रिसेसिव मतलब दबा हुआ है। So the effective individual does not show any outward sign of the abnormal phenotype, yet carries a copy of the abnormal. अब इसमें मजेदार बात यह है कि उस बच्चे में वो बीमारी तो नहीं है, लेकिन उसके अंदर एक कॉपी जरूर बची हुई है उस बीमारी की, राइट, उस डिसऑर्डर की एक कॉपी बची हुई है, और वो कॉपी कभी भी बाद में जाकर डोमिनेंट हो सकता है। तो वो बच्चा जब बड़ा होकर शादी करके फिर उसके जब बच्चे आएंगे तो उसमें हो सकता है कि वो बीमारी आ जाए, राइट, उसको नहीं है लेकिन उसके फादर को था या उसमें नहीं भी था, उससे पहले वाले जनरेशन को रहा होगा, ठीक है, आप समझ रहे हैं इस चीज को। अब जो फोटो दिखाऊंगा तो मैं आपको समझ में आएगा। तो इफ द abnormal gene is inherited from both parents, the individual exhibits visible signs। और ऐसे करके बोलते हैं कि अगर abnormal genes दोनों पेरेंट्स में और वहां से अगर मिल गया तो बच्चे को तो 100% बीमारी आएगी। तो लेरॉन सिंड्रोम इज वन सच ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। जो लेरॉन सिंड्रोम है ये यही चीज है कि ना, ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। यानी रिसेसिव डिसऑर्डर क्यों है, क्योंकि ये दबा हुआ पड़ा था, ठीक है, जो एक ही फैमिली में, वो बता रहे हैं ना कि वो जो इक्वाडोर में 150 किलोमीटर के अंदर में पूरे वो लोग बसे हुए थे, और शादी भी वो लोग नेक्स्ट एकदम फैमिली के अंदर में ही होता था उनका, समझ लीजिए,
ठीक है, वो बाहर निकलता ही नहीं था उनका उनका दैट ब्रीडिंग थिंग। ठीक है, तो वो अंदर इंदी हो रहा था, और एक में है दूसरे में है, तो वो कहीं ना कहीं से कनेक्ट होकर वो सारे बच्चे जो है सबसे ज्यादा नंबर्स वहां पे पाए गए थे ऑफ लेरॉन सिंड्रोम के, बॉनी लोग पाए गए। एक मिनट, अभी तो मैं दिखा ही वो आप जो मैं बता रहा था। just a minute, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन। ओके, यहाँ पे देखिए, ये आपको एकदम क्लियर पिक्चर दिखा देगा कैसे, राइट। एक है कैरियर फादर, एक कैरियर मदर, ये दोनों कैरियर हैं। अब नीचे देखिए कैसे ये चीज होता है। यहाँ पे देखिए एक का ये बीमारी वाला पार्ट आया, इसका भी मान लीजिए बीमारी वाला पार्ट आया। ठीक है, तो बच्चा, सॉरी नहीं बीमारी वाला, नॉट अफेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे अनअफेक्टेड चाइल्ड मिला उसको, वो बच्चा बच गया। यहाँ पे है सेकंड वाला केस, देखेंगे यहाँ में फादर से एक कैरेक्टर मिला, मदर से बीमारी वाला कैरेक्टर मिला, और यहाँ में वो कैरियर चाइल्ड बन गया। सेकंड वाला अगेन कैरियर चाइल्ड, क्योंकि उनको मदर से कैरियर वाला जीन मिला और फादर से नॉन कैरियर वाला जीन मिला, राइट। अब यहाँ पे वो अगेन वो कैरियर चाइल्ड बन गया। एंड जो लास्ट वाला देख सकते हैं यहाँ में क्या, दोनों को जो है तो कैरियर जीन्स जो बोल सकते हैं वो मिला, एंड वो अफेक्टेड चाइल्ड बन गया। ठीक है, अब ये देखिए ये कैसे भी हो सकता है। ठीक है, ये परम्यूटेशन एंड कम्यूटेशन है बेसिकली, ये कैसे भी हो सकता है। ठीक है, वो और ये आगे जाकर क्या कैसा होगा, अब देखिए इसके बच्चे जब बनेंगे, जो अफेक्टेड चाइल्ड का जो बच्चा बनेगा, इसके साथ में तो वही रहेगा ना, वो डोमिनेंट वाला ही रहेगा, राइट। अब इसका होगा अनअफेक्टेड का जो जो वंश चलेगा आगे, वो अनअफेक्टेड ही रहेगा, राइट। लेकिन मजेदार बात देखिए, उसमें थोड़ा बहुत जीन कहीं ना कहीं फिर भी रहेगा, राइट। वो तो यहाँ पे दिखाया नहीं है, अंदर अंदर कहीं ना कहीं वो जीन रहेगा, जो बाद में जाकर फिर से कहीं अगर एक अफेक्टेड वाले के साथ में मिल जाएगा तो वो डोमिनेट हो सकता है, राइट। आई थिंक ये पिक्चर एकदम क्लियरली समझाता है कि मैं जो चीज अभी बता रहा था, राइट। तो ऐसे जीन्स ट्रांसफर होते हैं, ऐसे बीमारियां ट्रांसफर होते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि अगर क्लोज रिलेटिव्स में मैरिज या जब होता है ना, तब ये बीमारी स्प्रेड होने का पॉसिबिलिटीज का यहाँ पे ही, राइट। तो यही हुआ था वहां पे, वो आगे बताते हैं, right? तो आई थिंक आई मेड माई सेल्फ क्लियर, यहाँ पे ये पिक्चर सब कुछ बता दे रहा है, राइट। तो ये था, आई पुट अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस अगर आपको और समझना है। तो इफ वन ऑफ दिस, तो ये चीज तो पूरा का पूरा समझ में आ ही गया आपको। ठीक है, तो आई एम नॉट गोइंग थ्रू द डिटेल्स कि भाई कितना है क्या है करके, राइट। हाँ, the chance of passing on a recessive gene mutation is greatly increased when people who are blood blood relatives reproduce। ये जो जीन म्यूटेशन होता है ना, ठीक है, द चांस ऑफ पासिंग ऑन ए रिसेसिव जीन म्यूटेशन इज ग्रेटली इंक्रीज, ये जो बीमारी वाला है जो पॉसिबिलिटी इतना ज्यादा बढ़ जाता है जब ब्लड रिलेटिव्स रिप्रोड्यूस करते हैं, ब्लड रिलेटिव्स दे मैरी एंड दे रिप्रोड्यूस, तब जाकर इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। Although generally restricted by social taboos and secure laws, inbreeding occurs more frequently among individuals of certain ethnic backgrounds। ये तो वैसे सोशल टैबू बोला जाता है कि रिलेटिव आपस में, ब्लड रिलेटिव दे आर नॉट सपोज टू गेट मैरिड। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि कहीं कहीं कुछ एथनिक ग्रुप्स हैं जहां पर कि वो बाहर नहीं निकलना चाहते, ठीक है? तो उनमें आपस में ये चलता ही रहता है। ठीक है, और वहां पर ये बीमारी जो है, नो एथनिक ग्रुप्स, और उसमें क्या हो जाता है कि उनके जो एंसेस्टर्स होते हैं, ठीक है, वो कॉमन हो जाता है। ठीक है, और जो एंसेस्टर्स को जो बीमारी होगी वो इसी तरह से जो अभी जो मैंने पिक्चर दिखाया वो स्प्रेड होकर नीचे तक पहुंचेगी। तो यहाँ जो जो सफेडिक जूस या स्पेनिश जूस के बारे में जो हमने सैटरडे को बताया, राइट, जो जिनको कैथलिज्म जब आया था तो उनको भगा दिया गया था, ऑल दोज जूस, उनके साथ में भी यही था, जो इक्वाडोर और इसराइल में जाके जो बस गए थे, सब जगह बसे थे बेसिकली।
तो बोले कि देयर आइसोलेशन एंड स्ट्रॉन्ग डिजायर टू मैरी विद इन देयर रिलीजन इंक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ इंटरमैरिंग विद क्लोज किड। उनको अपना धर्म बचाना था, राइट, जो सेफेडिक ज्यूस थे। तो वो जो धर्म बचाना, और यार मौत से डर के यार कहीं बाहर निकलेंगे तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, ऑल दो, वो बेसिकली वो डर के चलते वो क्या हुआ कि वो कभी कभी अपने क्लोज किन्स जो होते हैं, क्लोज रिलेटिव से भी कभी कभी दे गेट मैरिड, resulting in the high number of individuals among them inheriting the Laron syndrome disorder। इसका रिजल्ट क्या हुआ कि वो जो नंबर्स है ना लरॉन सिंड्रोम के, वो बढ़ते गए, राइट, क्योंकि उनके एंसेस्टर्स कॉमन, राइट, ब्लड रिलेटिव्स में शादी कर ली। तो इन फैक्ट इन द फर्स्ट फैमिली इन विच डॉक्टर लेरॉन डिस्कवर्ड द सिंड्रोम that was named after him, the parents grandparents were first cousins। जो पहला जो जो केस इनको मिला था ना, when it was बहुत पहले जब इनको फर्स्ट केस जो मिला था, उन्होंने जब उसका पिछला 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 देखा था, उनको मालूम चला कि उनके पेरेंट्स के ग्रैंड पेरेंट्स वो लोग फर्स्ट कजिन्स थे। ठीक है, तो ब्लड रिलेटिव्स हो गए, राइट। तो आप समझ सकते हैं कि कहाँ से ये चीज आया। ठीक है, नाउ हियर्स द, अब यहाँ सबसे मजेदार बात स्टोरी यहाँ पे है, हियर्स वेयर द स्टोरी गेट्स इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग क्या हो रहा है कि though it may seem like a curse to be born with a genetic destiny for an abnormal shortness as an adult, लगता है कि यार ये तो बड़ा मतलब बोलते नहीं एक श्राप मिला है कि भैया हमारे पेरेंट्स में कोई बीमारी है वो हमें मिल गया है, ऐसे करके ऐसा लग सकता है। ठीक है, इनके साथ में भी ऐसा हो सकता है यार, कहाँ बौने पैदा हो गए उनको, लग रहा होगा ना यार ये जस्ट बिकॉज कि हमारे एंसेस्टर्स ने ऐसा किया, ठीक है, वो जीन्स हमें मिल गया और मैं बौना पैदा हो गया, ऐसा सोच रहे होंगे। ठीक है, दोज पीपल्स ऑल्सो शेयर वन अनकॉमन बट हाईली डिजायरेबल ट्रेट। बौने हैं, ठीक है, किस्मत से मिला, कुछ भी कोस लो कुछ भी कर लो, लेकिन इन सबको एक बहुत ही अनकॉमन ट्रेट मिला, और वो क्या है पता है आपको? इन लोगों को डायबिटीज और कैंसर नहीं होता, राइट। अब ये कहाँ से आ गया, वो तो इंटरेस्टिंग तो हो गया ना। इन लोगों को डायबिटीज और कैंसर होता ही नहीं है। आगे बहुत बताया है कि भाई मोटे मोटे हो जाते हैं, ठीक है, दबा के फैटी फूड खाते हैं, सब कुछ करते हैं जो डायबिटीज वालों को मना है, लेकिन इनको मजा है डायबिटीज हो जाए। कैंसर का उनके उसमें पूरे इसमें आगे है, I'll tell you कि एक केस पाया गया, ठीक है, विच वाज आल्सो नॉन लीथल। ठीक है, इतने सारे लोगों, ठीक है। अब ये कहाँ से आ गया कि भाई डायबिटीज और कैंसर नहीं? दैट इज इवन मोर इंटरेस्टिंग कि भाई क्या। एंड बोल रहे कि दे ऑल्सो हैव अ सब्सटैंशियली रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ डेवलपिंग अल्जाइमर्स एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज। अल्जाइमर्स और कार्डियोवास्कुलर डिजीज, हार्ट रिलेटेड डिजीज भी होने का रिस्क जो है बहुत कम है इन लोग। What are their biological secrets to being diabetics and cancer free for life? उनका क्या सीक्रेट है कि वो उनको कभी डायबिटीज नहीं हो सकता या कैंसर फ्री है वो लोग? क्या ये है कि वो लोग एकदम हाई अल्टीट्यूड एरियाज में रहते हैं, जैसे कई जगह देखा गया ना हमने वो जो ब्लू जोन वालों में कि भाई हाई अल्टीट्यूड में शायद रहते हैं, या उनका विलेज टाइप लाइफ स्टाइल है, और इज इट somehow a beneficial side effect of this genetic disorder? या कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये वो जो जेनेटिक डिसऑर्डर जो उनको जो बौने होने का, उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? साइड इफेक्ट एक गुड इफेक्ट बन गया, दैट्स डिफरेंट स्टोरी। ठीक है, तो यही चीज फिर आगे बताया कि 8 साल बाद, 8 years after Dr. Leron first documented the starch-rich kids who were resistant to hormone therapy, a special lab technique called radioimmunoassay became available। 8 साल बाद में जब इन्होंने ये सारा कुछ पता वता करने के बाद में ना, इनको एक्चुअल में जब उनको तो लगा था भाई ग्रोथ हार्मोन का प्रॉब्लम है डॉक्टर लेरॉन को, right? तो उसके बाद में एक एक नया एक टेक्निक, एक एक डिवाइस बना, एक टेक्निक मिला, उसको बोलते हैं रेडियो इम्यूनो एसे। ये बेसिकली क्या है कि ग्रोथ हार्मोन को मेजर करता है, कि ग्रोथ हार्मोन एक्चुअल में अवेलेबिलिटी, उसका मेजरमेंट पूरा बताता है। अब उनके सब उनको बड़ा आश्चर्य हुआ लेरॉन को कि उन्होंने देखा कि ये जो बौने लोगों में ग्रोथ हार्मोन नहीं है तभी बौने हैं ना वो लोग, लेकिन पाया गया कि उनके ग्रोथ हार्मोन तो बढ़िया है, एकदम एलिवेटेड लेवल में, राइट, तब बिल्कुल भी डिप्रेस नहीं है। ही एंड हिज कोलीग्स
Leron and उनके colleagues ने discovered that those kids had a defect in a special receptor in the liver that is supposed to bind to GH. Right. उन्होंने क्या देखा कि लिवर के अंदर में एक स्पेशल रिसेप्टर है जो इस ग्रोथ हार्मोन के साथ में बाइंड होना चाहिए, ठीक है, और एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करना चाहिए था विच वाज इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1। ठीक है, IGF-1 के बारे में हमने पहले भी जाना था, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया भाई मेन कल्प्रिट, घुमा फिरा के कौन आ गया भाई साहब, वही इंसुलिन। राइट। तो बोले कि IGF तो जो बायोकेमिस्ट होते हैं वो तो डेली के रूप में IGF-1 IGF-1 के बारे में सुनते हैं, बट यहाँ पर अभी थोड़ा बहुत और बताएंगे इसके बारे में, ठीक है। बिकॉज बोल रहे हैं कि दिस IGF-1 हैज गॉट एवरीथिंग टू डू विथ योर लॉन्जिविटी, ठीक है। जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर IGF-1, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर बोलते हैं, ये इसी के ऊपर सारा कुछ है बोलते हैं आपका लॉन्जिविटी का। इट हैज गॉट एवरीथिंग टू डू विथ योर लॉन्जिविटी एज वेल एज योर एबिलिटी टू लुक एंड फील ग्रेट। आपका अच्छा दिखना, ठीक है, आपको अच्छा लगना, ये भी IGF-1 पे डिपेंड करता है। The blood level of IGF-1 in those who have inherited the Laron syndrome mutation from both parents was less than 20 nanogram per milliliter। ये जो IGF-1 की जो क्वांटिटी जब देखी गई ना उन लोगों में जो लेरॉन सिंड्रोम में है, जिनको दोनों पेरेंट्स से ये जो ना म्यूटेटेड जीन्स मिला हुआ था, ठीक है, उनमें पाया गया कि वो जो है सिर्फ 20 नैनोग्राम पर मिलीलीटर था, 20 mg/ml। During puberty, the normal range to promote normal development is from 100 to 600। तो जब यौवन अवस्था में जाते हैं ना, जो प्यूबर्टी का स्टेज आता है, तो नॉर्मल जो होता है IGF-1 का वो होना चाहिए 100 to 600 mg/ml, ठीक है, लेकिन वो चीज है नहीं। The level can range from 30s to 200, much lower than the level needed to meet the body's demand during the growth spurts of maturation। जब प्यूबर्टी के बाद में जो और जब मेच्योर होता है तो और थोड़ा सा 30 से 200 के बीच में थोड़ा भले ही कम हो सकता है, लेकिन ये चीज उनमें नहीं था, ठीक है। क्यों नहीं था? क्योंकि वो IGF-1 बीच में ब्लॉक कर रहा था, राइट। तो बट यहाँ पर क्या होता है, देखिए यहाँ एक्सप्लेन करने का पूरा जो उनका मकसद ये है कि क्या है कि उनमें तो चलो ठीक है बौने हैं, उसके चलते ये चीज हो गया, IGF-1 का एक्टिविटी हो गया और वो जो है वहां में उनको रोक रहा है बेसिकली, ठीक है। जो डायबिटीज और कैंसर होने से मतलब इंसुलिन लेवल को रोक रहा है। बट मेनी अडल्ट British and American people, due to poor dietary choices, are walking around with high levels that can negatively impact their health। वहां में IGF-1 कम पाया गया। यहाँ पे क्या है कि हमारी जो फूड चॉइस है, अभी तो मैं ब्रिटिश और अमेरिकन की बात नहीं करूंगा, मैं तो जनरल हम लोगों की भी बात करूँ, यहाँ पे तो ब्रिटिश और अमेरिकन एडल्ट की बात करूँ, बट हम भी अभी उसी रूट में है कि हमारे जो पुअर डाइटरी चॉइस है उसके चलते क्या हो जाता है कि हम लोग हाई लेवल्स ऑफ ये जो चीज है ना ब्लड लेवल्स ऑफ IGF-1 इसको हम लोग कैरी कर रहे हैं, क्योंकि ड्यू टू आवर पुअर डाइटरी चॉइस। तो आगे है कि एनिमल प्रोटीन और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट ये कैसे यू नो IGF-1 को बढ़ा के रखती है, उसके बारे में आगे पूरा डिटेल में है। बट आई थिंक आज हम यहाँ पर रुकते हैं, ठीक है, विद दिस सरप्राइजिंग थिंग जो अभी हमको पता चला है यार, इन बोनों में डायबिटीज और कैंसर नहीं होता है, ठीक है, ऑलरेडी 617। तो आगे है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम डायबिटीज एंड कैंसर जो नेक्स्ट ये है, तो उसको हम लोग आगे from tomorrow we'll start that, right? Is it okay, right, sir? ओके है। Right, sir. तो that's all from my side for today। अगर आप लोग अपने कुछ व्यूज अगर शेयर करना चाहते हैं, couple of minutes, so please go ahead। मैं सबको अनम्यूट किया हूँ, मेरे ख्याल से थोड़ा और क्लैरिटी मिल जाए तो बढ़िया रहेगा। फिलहाल सर कुछ बोलेंगे? एक मिनट सनील सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट। आपने उसको DNA वाला बता दिया, थैंक यू सर।
किसी को ऐसा होता नहीं है कि नहीं समझ में आया हो तो बताएं, तो थोड़ा सा और, क्योंकि मेरे ख्याल से तो वो पिक्चर सारा चीज बताती है। हाँ दादा कुछ। नहीं, ये डायबिटीज नहीं होने का क्या रीजन बताया था, और एक बार रिपीट करेंगे? मतलब उन लोगों में जो नहीं होता है। अच्छा, जो नहीं होता है, उनका 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 एक चीज तो देखा गया है कि उनका ग्रोथ हार्मोन तो बढ़िया ही है। ठीक है, तो जो जो तो ग्रोथ हार्मोन का चलते नहीं था कि क्या प्रॉब्लम था, उनके साथ प्रॉब्लम ये था कि उनके अंदर में एक डिफेक्ट था कि एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है लिवर के अंदर में, जो ये जो ग्रोथ हार्मोन को ना, ग्रोथ हार्मोन तो उनके बॉडी में बढ़िया बन रहा था, लेकिन ग्रोथ हार्मोन को पहचानने जो पहुंचाने वाला काम करता था वो था इंसुलिन, जो बोलते नहीं कि IGF-1 नाम का एक 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 हार्मोन है। ठीक है, तो वो जो था वो मिसिंग था, समझ रहे हैं ना। और वो जब बढ़ जाता है तभी वो ये डायबिटीज वगैरह होता है, तो वो नहीं था, तो इसलिए उनको डायबिटीज नहीं हो रहा है, डायबिटीज भी नहीं हो रहा है, साथ में वो बुआनी भी है, क्योंकि वो ग्रोथ हार्मोन को आगे नहीं ले जा रहा। आप समझ रहे हैं ना। तो ये बोलते हैं ना, ये उनका एक ब्लेसिंग इन डिसगाइज है कि उनको डायबिटीज और कैंसर नहीं है। लेकिन गलत बात ये है कि वो मतलब वो IGF जो है उसके साथ में वो जुड़ नहीं पा रहा है, ग्रोथ हार्मोन के साथ में जुड़ नहीं पा रहा है, तो वो बौने रह गए। ठीक है, तो बोथ वे, दोनों तरफ से है ये बात। सर ठीक है, समझ में आ गया। समझ में आ गया। तो इसका मतलब जो लोग ज्यादा बोने हैं उन लोगों में डायबिटीज नहीं होता नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ ये पर्टिकुलर उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जिनको लेरॉन सिंड्रोम है। ठीक है, ये सभी बहनों के लिए नहीं है, ये सिर्फ उस पर्टिकुलर रेस की बात कर रहे हैं, जो दुनिया भर में आज की तारीख में मुश्किल से 500 लोग ही बचे हुए हैं जो जिनको ये बीमारी है, लेरॉन सिंड्रोम। ठीक है, ये उनकी बात कर रहे हैं, सभी बहनों की बात नहीं कर रहे हैं। है। अच्छा अच्छा। है। तो आप ये चीज समझिए कि इन्होंने यहाँ पे पूरा वो एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर ब्रीड के बारे में बताया जिनको डायबिटीज और कैंसर नहीं होता। ओके। क्लियर क्लियर। ओके। कुछ बीमारियां हैं जैसे सिकल सेल एनीमिया, थैलासीमिया, ये सब सुना होगा। जो ब्लड रिलेटेड डिसीजेस है जहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड खून चढ़ाना पड़ता है बार बार। तो इसमें भी क्या है, जैसे अभी मनोज सर ने दिखाया, डिट्टो फादर को हो सकता है, या फादर कैरियर हो सकता है, मदर को हो सकता है या मदर कैरियर हो सकता है, लेकिन बच्चे को 100% हो सकता है या 100% नहीं भी। इस तरह के कंडीशन बहुत होते हैं। एंड इवन वो क्या है, लाखों में एक होता है, ऐसा नहीं है कि 100% होता है। इसमें एक और कॉमन एग्जांपल मैं बताता हूँ। कुछ लोग पैदाइशी लेफ्ट हैंड डोमिनेंट होते हैं, और कुछ लोग है कि पैदा होने के बाद में कुछ साल के बाद, मे बी 4 5 years के बाद, वो लेफ्ट हैंड ही बन जाते हैं। मे भी कुछ इंजरी की वजह से, राइट हैंड में कुछ इंजरी की वजह से। ये जो सेकंड मैंने बताया, कुछ इंजरी की वजह से, या उन्होंने अपना राइट हैंड यूज करना बचपन में ही थोड़ा कम कर दिया, जिसकी वजह से उसका लेफ्ट हैंड डोमिनेंट हो गया। ये एनवायरमेंटल डोमिनेंस है। जीन, वो जीन में कन्वर्ट हो जाता है बाद में। एंड इवन वो बाद में राइट हैंड से लिखना चाहे तो वो नहीं पाता है। एंड कुछ लोग जो लेफ्ट हैंड डोमिनेंस पैदाइशी होते हैं, जो खाना खाने के लिए भी या कुछ पकड़ने के लिए भी अपना लेफ्ट हैंड ही पहले आगे ले जाते हैं, उनका क्या है कि वो जीन में ही आ जाता है। ये बहुत कॉमन है, इसलिए मैं वो बताया। एक्चुअली इसमें हमारा जो टॉपिक है हेल्थ रिलेटेड, इसमें बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, बट जीन इतने छोटे छोटे चीजों में भी प्ले करता है। और इसमें मुझे बहुत इंटरेस्टिंग वो लगा कि हम लोग जो 25,000 जीन्स है, इसमें से सिर्फ 1% वेरी करते हैं, और इस 1% में ही हमारा सब कुछ चेंज हो जाता है। मेरा वॉइस चेंज हो जाता है। कुछ लोग होता है ना कि इवन बड़े हो गए लेकिन उनका अभी भी फीमेल वॉइस है।
मेल का फीमेल वॉइस वो चेंज नहीं होता। इस तरह के बहुत सारे कंडीशंस जो है वो प्योरली कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। और इसी में हम लोग कुछ कर सकते हैं, जहाँ पे एनवायरमेंटल प्ले है। मतलब हमारा खाने पीने का तरीका वगैरह चेंज करेंगे तो हम उसको थोड़ा सीधा कर सकते हैं 1% को। थैंक यू। लास्ट सेशन सुना नहीं था, लेकिन मुझे अभी पता चला कि लास्ट सेशन से ज्यादा आज का बहुत इम्पोर्टेंट था। I'll share you the screenshot. Kindle में I'll share you the screenshot. Anil sir. ना, आज मेरा बुक आ जाएगा। एक्चुअली सैटरडे ही आ चुका है, बट आई चलिए, कुड नॉट गो एंड गेट इट। ओके, then great. तब तो फिर आप पूरा ही पढ़ लेंगे। ये ये बुक जो चल रहा है ना अभी, मनोज सर जो ले रहा है बुक, ये अभी एक फिल्म की तरह सस्पेंशनल फिल्म, मतलब कुछ एक शब्द छूट जाएगा, अरे छूट गया, क्या छूट गया पता नहीं। थैंक यू सर, थैंक ये आजकल दूध दूध के ऊपर बहुत सारे, है ना, दूध पीना नहीं चाहिए, लेकिन हम बोलते हैं यार बहुत लोग पीते हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं होता। ये दूध में जो A1 मिल्क जो है, उसमें ज्यादातर ये IGF, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर उसमें ज्यादा है, क्योंकि आजकल का गाय जो है वो कमर्शियली डेवलप्ड है। उनका खाने में इंजेक्ट करना नहीं पड़ता, खाने में हॉर्मोन्स है दूध का क्वांटिटी बढ़ाने के लिए। तो उस A1 गाय, A2 गाय जो है, कुछ देसी टाइप का गाय रहता है ना, जो बड़ा नहीं होता, जो मतलब वो पैदाइश से छोटा सा गाय रहता है। गिर, यहाँ पे पता नहीं, कासरगोड कुलन करके यहाँ पे एक ब्रीड है, गिर करके है। गिर का गिर तो हर जगह पे गिर, जो ब्रीड का गाय, वो गाय मतलब उसका हाइट 1 मीटर भी नहीं होता, उससे कम रहता है, छोटा सा गाय रहता है। एंड उस गाय का जो दूध है दैट इज कॉल्ड A2 मिल्क, जिसमें वो गाय को खाना खिलाते नहीं है, वो खुद खाते हैं, घास फूस से खुद खाते हैं, अलग से खाना खिलाते नहीं। आजकल होता है ना, कमर्शियली डेवलप गाय को घर में ही खाना बना के देते हैं, मतलब उसका ये पाउडर वाउडर आता है, पेलेट्स आता है, फीड आता है। ये गाय को वो सब खिलाते नहीं, घूमते घूमते वो घास खाते ही वो जीते। दैट इज A2 मिल्क। जो कमर्शियली डेवलप्ड जो गाय है दैट इज A1 मिल्क। A1 मिल्क में IGF है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स है, एंड दैट विल अगेन लीड टू, जैसे मनोज सर बताए, ये लाइफ स्टाइल डिसीजेस जो भी डायबिटीज जैसे ये सब होने का चांसेस नहीं होता है। इसलिए आजकल दूध पीने में मना करता है, स्पेशली बच्चों को दूध पिलाने में मना करता है। दैट इज अनदर इम्पोर्टेंट थिंग। ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। दूध नहीं, तब तो फिर आइसक्रीम भी मना होगा, हाँ हाँ, क्योंकि ये तो वहां भी जाएगा, जो भी दूध से बना है सब में चला जाएगा। हाँ, सब में जाएगा। ये जो ये तो आप बौनी गाय की बात कर रहे हैं ना, जो A2 गाय का, हाँ, उसका बीच में हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक वीडियो डाला था विद राइट राइट, वेरी हाँ। वेरी शॉर्ट गायों बहुत के सारा साथ में वो रहता है। बैठे हुए। हाँ, मेरे को बड़ा ताज्जुब हुआ, ये कहाँ से ये लोग, बट दैट इज एक्चुअली है उस तरह के गाय। मुझे बीच में अभी कंसल्टिंग के दौरान मैं जब कुछ लोगों को मना किया, वो लोग बोले हम लोग तो अपना गांव में गाय है उसका दूध पीते हैं। गांव में जो गाय है उसको भी खाना अलग से हाँ, क्या खिलाते। खाना खिलाते हैं उसके ऊपर है। हाँ, अब वो पूछना पड़ेगा। ऐसे वैसे भी नहीं हो सकता कि वो उसमें खाना नहीं खिलाते, वो जाके खा के आते हैं। हाँ, लेकिन उसमें भी ये बात हो गया, फादर मदर से जिन्हें होता है वो
आदमी में नहीं, वो गाय में भी होता है। नहीं, सब कुछ आजकल फोर्टिफाइड आता है। आपने देखा होगा, इंक्लूडिंग राइस। लास्ट 4-5 मंथ से फोर्टिफाइड राइस आता है थ्रू आवर सप्लाई। एफसीआई सप्लाई जो है उसमें भी फोर्टिफाइड राइस लीगली, आता है। लीगली हाँ, हाँ, बोल लीगली। के मिला रहे हैं, बोल के मिला रहे बिल्कुल। रीजंस है, बहुत सारे रीजंस है, जैसे अपना आयरन कंटेंट, आयरन डेफिशिएंसी इन किड्स, और जनरली इंडिया में ये सब देखा जाए तो फोर्टिफिकेशन जरूरी है। जैसे विटामिन डी फोर्टिफिकेशन चल रहा है। एंड इसी तरह से जो कमर्शियली दूध वालों को जो दिया जाता है, अ, ग्वालों को जो दिया जाता है, उसमें भी इस तरह का फोर्टिफिकेशन देता है। अदरवाइज भी उनको कैल्शियम वगैरह जो टॉनिक्स, बहुत सारे अलग अलग चीजें आजकल देते हैं, विटामिन एंड मिनरल्स का सप्लीमेंटेशन। तो उसमें भी हो सकता है। एंड एक रीजन ये है कि उसके बिना ये लोग चलता नहीं है। वो गाय बहुत जल्दी मर जाता है। हैं। हाँ इधर केरला में बहुत सारे उस तरह के गाय को लेके आते हैं, मे बी सम 50,000-60,000 रुपीज का कॉस्ट है, फ्रॉम कोयम्बतूर एंड तमिलनाडु एरिया। एंड एक बहुत ही छोटा सा एक डिसीज उनके सामने से चला गया, एंड ये बिकम सिक विद इन 3 days डेथ। इस तरह का कंडीशन है। यदि हाँ, वो 3 दिन के अंदर कोई डॉक्टर, वेटनरी डॉक्टर उसको देखा नहीं तो वो मर जाता है। बहुत सारे केसेस है इस तरह का इधर। एंड श्रीलाल सर ने सही बताया, इधर एक कासरगोड कुलन करके एक वैरायटी है जो बहुत ही कम है। इधर कासरगोड एरिया में ही अराउंड 150 के आसपास है मैक्सिमम, पूरे डिस्ट्रिक्ट में। ये टू घी है, एक कॉस्टली भी बहुत है। बोलने के लिए है, बट वही है कि मैंने बताया, टोटल कासरगोड एरिया में 150 है, तो उसमें से कितना A2 बनेगा। ये 500 ml का कुछ 1300 कुछ है इसका। A2 खुद ही बनाना पड़ेगा। ओके, तो एंड करें फिर आज का। हैव अ गुड डे, कल मैंने मिलते उसको हैं। थोड़ा शेयर कर देना ये इसका स्लाइड। बड़ा इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं, और भी थोड़ा अच्छा प्रमोट कर सकते हैं हम लोगों को। ठीक है, तो मैं शेयर स्क्रीनशॉट शेयर कर बाय बाय।